नमस्ते दोस्तों। हम लोग लेक्चर नंबर 3 आज इकोनॉमिक सर्वे का कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर नंबर 3 पे हम लोग आज जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग अब चल रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 और 2 मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग उसको देख लीजिएगा। यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग मानव विकास। तो सामाजिक क्षेत्र में निवेश के कारण अर्थव्यवस्था को व्यापक लाभ पहुँचता है। विगत 18 वर्षों में राज्य में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का रुझान 2005-6 से 2023-24 के बीच 13 गुना बढ़ा है। इसी तर्ज पर स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय 13 गुना और शिक्षा पर व्यय 10 गुना बढ़ा है। साथ ही 2005-6 से 2023-24 के बीच कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय के हिस्से के रूप में 4.5% का वृद्धि हुआ है। मतलब सामाजिक सेवाओं पर व्यय में 13 गुना बढ़ा है 2005-6 की तुलना में, जिसमें से स्वास्थ्य सेवाओं पर 13 गुना और शिक्षा सेवाओं पर 10 गुना बढ़ा है। और परसेंटेज में देखें तो 4.5% का वृद्धि हुआ है। जन्मकालीन जीवन संभाव्यता पोषण, शिक्षा, स्वच्छता और रोगों की जानकारी में सुधार के लिए अप्रत्यक्ष सूचक है। तो जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में पोषण, शिक्षा और स्वच्छता और रोगों की जानकारी, मतलब पोषण, शिक्षा, स्वच्छता और रोगों की जानकारी में सुधार के लिए अप्रत्यक्ष सूचक है। ये अप्रत्यक्ष सूचक जन्मकालीन जीवन संभाव्यता के लिए क्या है? तो पोषण है, शिक्षा है, स्वच्छता है और रोगों की जानकारी है। बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में काफ़ी बदलाव हुआ है, जो एक दशक में 3.7 वर्ष यानी 3.7 वर्ष बढ़कर, यानी 3 वर्ष 7 महीना बढ़कर 3.7 वर्ष बढ़कर 2006-10 के 65.8 वर्ष से वर्ष 2016 से 20 में 59.5 वर्ष हो गया। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जो जीने का जो मतलब मृत्यु दर है, टोटल कितना आयु रह गया है। तो 2006 से 10 के बीच में 65.8 था। अब जो है औसत मृत्यु आयु जो है लोगों का हो गया है बिहार में 69.5 वर्ष हो गया है, 69 वर्ष हो गया है। तो इस चीज़ को 69 वर्ष हो गया है, इस चीज़ 69 वर्ष नोट कर लीजिए। इस लाइन में अभी तक में इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा 69.5 यानी 69 वर्ष जो है वो रह गया है मृत्यु। जैसे लोग किस आयु में औसतन मृत्यु होती है लोगों की, तो बिहार में 69.5 इंपॉर्टेंट हो गया ये। बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2006-10 की अपेक्षा 2016-25 में ग्रामीण क्षेत्रों में 3.5 वर्ष और शहरी क्षेत्रों में 4 वर्ष बढ़ा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जीवन संभाव्यता 3.5 वर्ष बढ़ा है और शहरी क्षेत्रों में 4 वर्ष बढ़ा है। इसको भी याद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली का प्रदर्शन शहरी अस्पतालों में हर महीने पहुंचने वाले रोगियों की औसत संख्या से व्यक्त होता है। वर्ष 2023 में हर महीने पहुंचने वाले रोगियों की औसत संख्या 10,914 थी, जो 2020 के 5,684 से 92.01% की वृद्धि हुई है। वहीं उल्लेखनीय है कि अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच हर महीने पहुंचने वाले रोगियों की औसत संख्या भी 11,705 थी। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस सुन लिया। रोगी लोग हॉस्पिटल में आ रहे हैं, उसमें वृद्धि हुआ बस। संस्थागत प्रसवों में वृद्धि का अर्थ माँ और नवजात की मृत्यु में कमी है। संस्थागत प्रसवों में वृद्धि का अर्थ, संस्थागत प्रसवों में वृद्धि का अर्थ क्या है? जैसे संस्थागत प्रसवों का मतलब होता है हॉस्पिटल में में बच्चे का जन्म लेना। तो संस्थागत प्रसव में वृद्धि का अर्थ क्या होता है? माँ और नवजात की मृत्यु में कमी। बिहार में 2018-19 से 2023-24 के बीच संस्थागत प्रसवों की संख्या 3.12% बढ़कर 16.02 लाख से 16.52 लाख हो गई है। हर किसी को समान रूप से लक्षित करने वाले सुनिष्पादित प्रतिरक्षण कार्यक्रम से टीका से बचाव होने वाले रोगों की व्यापकता घटाने में मदद मिलती है। बिहार में 12 से 23 महीने उम्र के पूर्णतः प्रतिरक्षित बच्चों का अनुपात 1998-99 में 11 मतलब राष्ट्रीय पारिवारिक NHFS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2 के हिसाब से 11.6% था, जो कि 59.4% तक बढ़कर 2019-20 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया था NHFS, उसमें 71% हो गया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया है, हम लोग लिख सकते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार बिहार में जो है प्रतिरक्षित बच्चों का अनुपात पूर्णतः प्रतिरक्षित, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार में प्रतिरक्षित बच्चों का अनुपात जो है 71% हो गया है, जिसे और बढ़ाने की जरूरत है। अगर सजेशन देना हो तो दे सकते हैं यहाँ से किसी भी क्वेश्चन में। आगे चलते हैं।
शिक्षा सामाजिक क्षेत्र का अनिवार्य घटक है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। सबको पता है कि शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। बिहार में शिक्षा पर कुल व्यय 2018-19 में 23,618 करोड़ रुपए से बढ़कर 43,000 2023-24 में 43,224 करोड़ रुपए हो गया। शिक्षा पर कुल व्यय की वार्षिक वृद्धि दर 13.9% के उच्च स्तर पर रही। इन सभी वर्षों में कुल व्यय में प्रारंभिक शिक्षा का हिस्सा अन्य दो श्रेणियों में अधिक है। तो अगर स्पेसिफिक भी क्वेश्चन पूछ ले कि शिक्षा में सबसे ज़्यादा खर्च किस पे होता है, कौन से किस स्तर पर होता है, तो शिक्षा में भी सबसे ज़्यादा खर्च जो है वो हमने यहाँ देख लिया प्रारंभिक शिक्षा का हिस्सा अन्य दो श्रेणियों में अधिक है। तो शिक्षा में सबसे ज़्यादा खर्च अगर शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा खर्च होता है। आगे चलते हैं। बिहार विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना, एक योजना मिला यहाँ पे, हम लोग योजना देखेंगे। बिहार में शैक्षिक पहुँच और क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार की गई है, रूपांतरकारी पहल है। ठीक है, बिहार विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, तो बिहार में शैक्षिक पहुँच और क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार की गई एक रूपांतरकारी पहल है। योजना के तहत लैंगिक समानता पर जोर दिया गया है और दिव्यांग तथा उभयलिंगी विद्यार्थियों जैसे सीमांत समूहों को काफ़ी कम ब्याज दरों पर ऋण के जरिए समर्थन दिया गया है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात सुधारने में इसका प्रत्यक्ष योगदान है और यह राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के व्यापक लक्ष्यों के अनुकूल है। योजना के तहत सितंबर 2024-25 तक छात्रों के लिए 527.42 करोड़ रुपए और छात्राओं के लिए 236 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। तो याद रखना है कि बिहार विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना जो है इसमें छात्राओं को 236 करोड़ रुपए और छात्रों को 527.42 करोड़। तो किसको ज़्यादा पैसा एलोकेट किया गया है, छात्रों को किया गया है। आप कन्फ्यूज नहीं हो जाना है कि बिहार सरकार महिला 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 कर रही है तो कहीं कहीं ऑप्शन दे दिया कि किसको दिया गया है, तो छात्रों पर ज़्यादा खर्च किया गया है। महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य के साथ महिलाओं पर कुल व्यय 2018-19 से 2023-24 के बीच 90% बढ़ा है। इस अवधि में श्रेणी 1 के तहत व्यय 2.3 गुना और श्रेणी 2 के तहत व्यय 1.7 गुना बढ़ा है। इन 5 वर्षों में कुल बजट में महिलाओं का हिस्सा औसतन 18.1% के आसपास रहा है और सकल घरेलू राज्य उत्पाद के प्रतिशत में महिलाओं के लिए कुल परिव्यय 5.6% रहा है। तो महिलाओं पर परिव्यय कुल 5.6%, उतना ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे चलते हैं। महिला की सुरक्षा बढ़ाने और बिहार में यात्रा के दौरान उनमें सुरक्षा की भावना भरने के लिए आरक्षी गृह विभाग द्वारा सुरक्षित सफर सुविधा पहल आरंभ किया गया है। सुरक्षित सफर सुविधा पहल यहाँ पे इंपॉर्टेंट, सुरक्षित सफर सुविधा पहल का आरंभ किया गया है। तेलंगाना और हरियाणा के बाद बिहार ही ऐसी योजना लागू करने वाला राज्य है। आरंभ से लेकर दिसंबर 2024 तक इस पहल के जरिए सभी प्राप्त 70 अनुरोधों के मामले में सफलतापूर्वक सहायता प्रदान की गई है। तो सुरक्षित सफर सुविधा पहल ये जो है तेलंगाना और हरियाणा के बाद, सुरक्षित सफर सुविधा पहल तेलंगाना और हरियाणा के बाद बिहार जो है ऐसा तीसरा राज्य है। किस्मा राज्य है हरियाणा और तेलंगाना के बाद बिहार ऐसा तीसरा राज्य है जिन्होंने ऐसी योजना लागू की है। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना है। सिर्फ बिहार लागू करने वाला एकमात्र राज्य ऐसा कुछ हो जाए तो नहीं, तेलंगाना और हरियाणा ने भी राज्य लागू किया है। अब बाल विकास पर चलते हैं। अध्याय 13। बिहार में बच्चों की संख्या 4.98 करोड़ है, जिनमें से 4.47 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, यानी कि बिहार में जितने भी बच्चों की संख्या उसमें से 89.9% यानी कि लगभग 90% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और 0.50 करोड़ 10.1% शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। तो बिहार में ज़्यादा बच्चा कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते। गाँव की आबादी ज़्यादा है तो गाँव में ही रहते होंगे। लैंगिक विवरणों के अनुसार 0 से 18 साल तक उम्र वाले इन बच्चों में 2.35 करोड़ लड़कियां हैं और 2.62 करोड़ लड़के हैं। बच्चों की आबादी का विभिन्न आयु समूहों में वितरण इस प्रकार है। 0 से 6 वर्ष के 38.4%, 7 से 14 वर्ष के 45.4% और 15 से 18 वर्ष के 16.2%। तो 7 से 14 वर्ष के बच्चे ज़्यादा हैं। इस चीज़ को यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट रख लेना है। बिहार में बच्चों के लिए बजट आवंटन पिछले 6 वर्षों में लगातार बढ़ा है। वर्ष 2016-17 से 2022-23 के बीच बच्चों पर व्यय 19.4% की वार्षिक दर से बढ़ा है। इसी अवधि में प्रति व्यक्ति व्यय 2.8 गुना बढ़कर 2016-17 के 3,275 रुपये से 2022-23 में 9,131 रुपये हो गया है। राज्य के कुल बजट में बाल विकास पर व्यय का औसत हिस्सा साल दर साल कुछ अंतर के साथ 18% के आसपास रहा है। इसी प्रकार सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत और बचे व्यय का हिस्सा लगभग 5% रहा है। ये इतने उतना ज़्यादा कुछ था नहीं, बस सुन लिया, अगर हो गया।
राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 की तुलना करने पर दिखता है कि बिहार में 5 साल के बच्चों का ठिगनापन 48.3% से 5.4% अंक घटकर 42.9% हो गया है। वहीं कम वजन वाले बच्चों के मामले में आंकड़ा 43.9% से 2.9% अंक घटकर 41% हो गया है। तो ठिगनापन यानी कि लंबाई में भी जो है, जो मतलब उम्र के हिसाब से जो लंबाई होती है, एक औसत लंबाई होना चाहिए, उसमें भी कमी आया है। और जो वजन होता है उम्र के हिसाब से, उसमें भी जो है यानी बॉडी मास इंडेक्स BMI, बॉडी मास इंडेक्स एक तरह से समझ लीजिए, इसमें ठिगनापन और कम वजन को मापा जाता है, तो उसमें भी कमी आया है। अब चलते हैं आगे। अब आंगनवाड़ी सेवा के नाम से जानी जाने वाली समेकित बाल विकास योजना, अब आंगनवाड़ी योजना के नाम से जाने जाने वाली समेकित बाल विकास योजना, तो समेकित बाल विकास योजना को ICDS को हम लोग आंगनवाड़ी योजना के नाम से जानते हैं। आरंभिक बचपन के लिए समग्रता वाली योजना है। बिहार में राज्य की पहलों समेत इसका कुल बजट 2019-20 के 3800.18 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 4611.53 करोड़ रुपए हो गया है, जो 4.3% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। इस प्रकार योजना के तहत पोषण के लिए कुल बजट आवंटन 1.3% की वार्षिक दर से बढ़ा और 2019-20 के 1791.89 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 2064.72 करोड़ हो गया। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस यहाँ पे बस आंगनवाड़ी सेवा, ICDS, यही दो चीज़ें याद रख लेना, मतलब दिमाग में बैठा लेना कि अच्छा ये रहा, ये योजना है, चल रहा है, बच्चों के लिए चल रहा है। राज्य में खेलों को प्रोत्साहन करने और युवाओं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की छात्र छात्राओं के लिए खेल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत खेल के मैदानों का विकास का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास से बच्चों और युवाओं को अपनी प्रतिभा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक दिखाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे मेंस में लिखने के लिए ये टॉपिक कहीं पे भी हम लोग चिपका सकते हैं कि बिहार राज्य बच्चों के लिए क्या कर रहा है। तो खेल को प्रोत्साहित करने और युवाओं खासकर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए खेल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा के तहत खेल के मैदान का विकास किया जा रहा है। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अब अध्याय 14 पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन। जलवायु संबंधी जोखिमों और उनके भावी परिणामों पर विचार करते हुए राज्य द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों के अनुकूलन और उनके न्यूनीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है और 2021 में हरित बजट लाया गया है। तो हरित बजट, ग्रीन बजट कब से लाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 2021 से ग्रीन बजट लाया गया है। हरित बजट 2021 से लाया गया है, इस चीज़ को याद रख लेना है। हरित बजट कब से लाया गया है? 2021 से लाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित बजट कब से लाया गया है? 2021 से लाया गया। चीख कर बोल रहा हूँ, चिल्ला कर बोल रहा हूँ, 2021 से ग्रीन बजट को लाया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार में ग्रीन बजट कब से लाया गया, हरित बजट कब से लाया गया है? तो 2021 से लाया गया है। राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना तैयार करने का काम अग्रिम चरण में है। पर्यावरण संबंधी टिकाऊ पहलों के साथ साथ राज्य में हरित आच्छादन भी क्रमशः बढ़ रहा है। हरित आच्छादन का मतलब वृक्षों का जो कवर है। वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन का योगदान 10.7% है। तो याद रख लेना है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन का योगदान कितना है? तो 10.7% की वार्षिक दर से 10.7% की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2011-12 के 4,187 करोड़ रुपए से 2023-24 में 13,549 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया, मतलब वानिकी और काष्ठ उत्पादन का योगदान 10.7% की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 4,187 करोड़ रुपए से 13,549 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जलवायु संबंधी मुद्दों पर भी 2020-21 के 3,308 करोड़ रुपए से 4 गुना से भी अधिक बढ़कर 2024-25 के बजट अनुपान में 13,823 करोड़ रुपए हो गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में जो अभी वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है, उस पर भी एक वीडियो हम लाने वाले हैं, तो पढ़ लेते हैं वन स्थिति रिपोर्ट। यहीं से अगर बिहार से रिलेटेड अगर वन स्थिति रिपोर्ट में अगर कुछ क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा। यही टॉपिक इतने 5-6 लाइन में जो लिखा है इसी से आएगा, ये लिख के ले लीजिए आप। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2011-23 की अवधि में वनाच्छादन 687 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है।
तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में 2011-23 की अवधि में वन आच्छादन 627 किलोमीटर बढ़ा है। 2011 से 23 की अवधि में वन आच्छादन में 687 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। 2011 से 2023 की तुलना में जो भारत वन सर्वेक्षण 2023 हुआ उसमें 687 किलोमीटर बिहार का वन आच्छादन बढ़ा है। 2011 और 2023 के बीच खुले वन में 527 किलोमीटर और उसके बाद अति सघन वन में 156 किलोमीटर बढ़े हैं। टोटल 687 में से खुले वन में 527 बढ़े हैं और अति सघन वन में 156 बढ़े हैं। तो वन आच्छादन में खुला वन और अति सघन वन दोनों आता है। तो खुला वन और अति सघन वन यानी वन आच्छादन मिलाकर 687 किलोमीटर बढ़ा है। लेकिन अगर स्पेसिफिक कहें तो खुले वन में 527 किलोमीटर और अति सघन वन में 156 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वनों में खुले वन का आधा से अधिक हिस्सा है जबकि मध्यम सघन वन का 44% हिस्सा है। वर्ष 2023 में कार्बन स्टॉक 58,451 टन होने का है और वर्ष 2021 से 23 के बीच कार्बन स्टॉक में 1,570 टन की वृद्धि हुई है। तो कार्बन स्टॉक में भी वृद्धि हुआ है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत राज्य सरकार ने 2019-24 की अवधि में 1,573 लाख पौधे लगाए जिससे हरित आच्छादन में वृद्धि हुई, प्रदूषण में कमी, जन भागीदारी और किसानों की आमदनी में वृद्धि तथा पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन को बल मिलता है। राज्य सरकार राज्यों में बाघ आरक्षण, पशु एवं पक्षी अभ्यारण्यों तथा सामुदायिक आरक्षणों की स्थापना सहित वन्य जीवों और जैव विविधता का संरक्षण करती रही है। वर्ष 2023-24 में गज परियोजना सहित केंद्र प्रायोजित परियोजना समेकित वन्यजीव पर्यावास विकास के तहत कुल 1,428 करोड़ रुपए व्यय किए जिसमें राज्यांश 626 करोड़ रुपए था। इसके अलावा राज्य सरकार ने जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के लिए राज्य योजना से 716 करोड़ रुपए व्यय किए। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 23 जिलों बोर्ड राज्य के 23 जिलों में स्थापित 35 सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्रों का उपयोग करके परिवेशीय वायु गुणवत्ता का लगातार पर्यवेक्षण कर रहा है। बोर्ड राज्य के शेष 15 जिलों में भी तत्क्षण इन रियल टाइम अनुश्रवण केंद्रों का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है। बोर्ड 34 स्थानों पर गंगा और उसकी सहायक नदियों के पानी की गुणवत्ता का पाक्षिक और 70 स्थानों पर तालाबों की गुणवत्ता का मासिक आधार पर नियमित अनुश्रवण कर रहा है। बोर्ड ध्वनि प्रदूषण घटाने के लिए पटना के अनेक इलाकों में ध्वनि स्तरों का अनुश्रवण कर रहा है। बिहार में भूतल और भूजल संसाधनों में प्रचुर जल उपलब्ध है जिसका बरसात के मौसम में खासकर दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान नियमित संभरण होता है। राज्य में 2023 में भूतल जल संरचना की स्थिति दर्शाती है कि यहाँ 968 नहरें, 4,819 नलकूप, 464 तालाब, आहर, पईन और चेक डैम सहित तथा 26 जलाशय मौजूद हैं। वहीं पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए जल गुणवत्ता अनुश्रवण प्रोटोकॉल और प्रभावी निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों में 2 महीने में एक बार और आयरन प्रभावित वार्डों में 4 महीने में एक बार पानी के नमूनों की जांच करना तथा जो वार्ड गुणवत्ता की किसी समस्या से प्रभावित नहीं है उसे साल में कम से कम 2 बार मूल्यांकन करना अनिवार्य कर दिया है। यहाँ पे रख सकते हैं कि पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार ने क्या किया है। कहीं मेंस में अगर कुछ लिखना हो उसमें लिख सकते हैं कि सरकार ने जो है क्या किया है कि पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए जल गुणवत्ता अनुश्रवण प्रोटोकॉल और प्रभावी निगरानी प्रणाली स्थापित की है। आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों में 2 महीने में एक बार और आयरन प्रभावित वार्डों में 4 महीने में एक बार नमूनों की जांच करना तथा जो वार्ड गुणवत्ता की किसी समस्या से प्रभावित नहीं है उसमें साल में कम से कम 2 बार मूल्यांकन करना अनिवार्य कर दिया है। तो ये किया है बिहार सरकार ने। आपदाओं के मामले में व्यापक और प्रभावी योजना विकसित करने के लिए बचाव, न्यूनीकरण, तैयारी और अनुक्रिया के उपाय करना महत्वपूर्ण है जिससे जनधन की हानि घटाने में मदद मिलती है। राज्य सरकार ने राज्य में बाढ़ और चक्रवात के प्रबंधन के लिए 2021-22 से 2023-24 तक 4,237.33 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं 2024-25 में सितंबर 2024 तक आपदा प्रबंधन के लिए 112.8 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आपदाओं के प्रति सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और समुदायों को आपदाओं से सुरक्षित करने के लिए जीविका के कुल 30,132 कार्यकर्ताओं को प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया है। ये हो गया खत्म, पर्यावरण वाला टॉपिक खत्म। अब देखिए वो टॉपिक था, अब यहाँ पे फिर से विस्तार से शुरू हो रहा है। बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। अब जो हम लोग पढ़े थे उसको फिर से विस्तार से पढ़ रहे हैं।
देखिए सारांश, देखिए इसका क्या है। जो इस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका सारांश क्या है, हमको सारांश पढ़ते चलना है। बिहार में पिछले 2 दशकों में उल्लेखनीय आर्थिक विकास हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप कई सामाजिक आर्थिक संकेतकों में काफ़ी सुधार हुआ है। इस अवधि में राज्य सरकारी पहलों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सूचकों में प्रगति के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि में योगदान किया है। सबसे हाल के उपलब्ध अनुमानों के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ रुपए और 2011-12 की स्थिर मूल्य पर 4,64,540 करोड़ रुपए अनुमानित है। मैंने पहले भी पढ़ाया, अब फिर से बोल दे रहा हूँ कि बिहार राज्य का GSDP वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ रुपए और स्थिर मूल्य पर 4,64,540 करोड़ रुपए अनुमानित है। वर्ष 2023-24 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में गत वर्ष की अपेक्षा वर्तमान मूल्य पर 14.5% का और स्थिर मूल्य पर 9.2% का वृद्धि हुआ है। तो वर्तमान मूल्य पर कितना वृद्धि हुआ है? 14.5% का, यानी 14.5% का, और स्थिर मूल्य पर 9.2% का। वर्तमान मूल्य पर 8,54,429, स्थिर मूल्य पर 4,64,540, ये बढ़ा है 14.5% और ये बढ़ा है 9.2%। बस इतना याद रखना है। वर्ष 2023-24 में बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद गत वर्ष की अपेक्षा वर्तमान मूल्य पर 12.8% बढ़कर 66,828 रुपये हो गया है। और जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो बिहार में प्रति व्यक्ति आय है वो 66,828 रुपये हो गया है और स्थिर मूल्य पर 7.6% बढ़कर 36,333 रुपये हो गया है। स्थिर मूल्य पर कितना हो गया? 36,333 रुपये। वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपये और स्थिर मूल्य पर 36,333 रुपये हो गया है, जो कि 12.8% इधर बढ़ा है और 7.6% इधर बढ़ा। ये इंपॉर्टेंट डेटा है। मतलब बिहार का जो GSDP है वो 8,54,429 है, जो कि पिछले वर्ष से 14.5% बढ़ा है और आधार मूल्य पर यानी 2011-12 पर 4,64,540 है, जो कि 9.2% बढ़ा है। और बिहार में जो प्रति व्यक्ति आया है वो 66,828 रुपये, माफ कीजिएगा 66,828 रुपये है, जो 12.8% बढ़ा है। और स्थिर मूल्य पर जो है वो 36,333 है, जो कि 7.6% बढ़ा है। 66,828 रुपये जो कि 12.8% बढ़ा है और 36,333 जो कि 7.6% बढ़ा है। वर्ष 2011-12 की स्थिर मूल्य पर सकल राज्यगत मूल्यवर्धन यानी GSVA में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 58.6% था। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन हमने पहले बताया, GSVA सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 58.6% था, जिसके बाद 21.5% द्वितीय क्षेत्र में और 19.9% प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा रहा है। तो 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 2011-12 के स्थिर मूल्य पर जो राज्यगत मूल्यवर्धन GSVA में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 58.6% रहा है, द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 21.5% रहा है और प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 19.9% रहा है। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना है। वर्ष 2023-24 में राज्य में वर्तमान मूल्य पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण यानी कि GFCF सकल स्थिर पूंजी निर्माण 38,986 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.6% है। मतलब सकल स्थिर पूंजी निर्माण जो है वो 38,986 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण GFCF सकल स्थिर पूंजी निर्माण GFCF 38,986 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.6% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में उल्लिखित राज्य में आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण राज्य में आगे के विकास के लिए उत्साहजनक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है कि 3.5 गुना बढ़ गया है, 2.47 करोड़ से 8.5 लाख करोड़ रुपए पहुँच गया है 2011-12 से।
ठीक है, यही दिया हुआ है। तो आप लोग को इसको पढ़ते चलते, आप लोग सुनते चलिएगा, बस ज़्यादा कुछ है नहीं, बस पढ़ते चलते हैं ऐसे ही। ऐसे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, अगर एक एक पन्ना पढ़े तो 600 पेज का है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मेरा मन नहीं मान रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं लाइन बाय लाइन आप लोगों को पढ़ाऊँ, भले ज़्यादा लेक्चर हो जाए, लेकिन आप लोग को जो है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन टॉपिक पूरा अच्छे से कवर हो। देखते हैं हम लोग। बिहार में गत 2 दशकों में उल्लेखनीय आर्थिक विकास हुआ है, जिसके कारण विकास से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति हुई है। आधार वर्ष 2011-12 पर आधारित गणना श्रृंखला के अनुरूप सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सबसे हाल के उपलब्ध अनुमानों के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था 2011-12 के 2.47 लाख करोड़ रुपए से 3.5 गुना बढ़कर 2023-24 में 8.54 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। आर्थिक गतिविधियों में इस विस्तार के साथ विभिन्न सामाजिक आर्थिक सूचकों में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इन वर्षों में राज्य सरकार की पहलों ने स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक सूचकों की समग्र उन्नति के साथ साथ आबादी के प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि में भी योगदान किया है। गत 2 दशकों में हुई प्रगति प्रशंसनीय है, लेकिन राजकोषीय क्षमता के बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए सीमित अवसरों के कारण सरकार के प्रयास सीमित हो जाते हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था का बुद्धिमानी से प्रबंधन किया है, जिससे सुनिश्चित हुआ है कि अपनी वित्तीय स्थिरता को जोखिम में डाले बिना उपलब्ध राजकोषीय संसाधनों का नागरिक के कल्याण के लिए सर्वोत्तम उपयोग हुआ है। बिहार के वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण में वर्तमान वर्ष के लिए इन विकासों का प्रलेखन किया गया है। हाल के वर्षों के दौरान उभर रहे रुझानों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सबसे हाल के आंकड़े भी दर्ज किए गए हैं। वर्तमान मूल्य और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 2011-12 से 2023-24 तक के लिए बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी और निवल राज्य घरेलू उत्पाद यानी एनएसडीपी। अब एनएसडीपी क्या होता है ये बताइए आप लोग। एनएसडीपी क्या होता है? एनएसडीपी क्या होता है, कोई बता सकता है? एनएसडीपी क्या होता है बताइए। एनएसडीपी क्या होता है? देखिए क्या होता है। अगर भारत की तरफ से कहें तो ये एनडीपी होगा, और इसके तरफ से कहें तो राज्य की तरफ से कहें तो एनएसडीपी होगा। एनएसडीपी क्या होता है? देखिए, किसी राज्य के आर्थिक उत्पादन का वार्षिक माप होता है। मतलब किसी देश की सीमाओं के अंदर एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। इसमें मूल्य ह्रास को ध्यान में रखा जाता है। जैसे देखिए हम बता रहे हैं आपको, जैसे जीएसडीपी में क्या होता है कि राज्य में जो एन का मतलब होता है नेट, एन का मतलब होता है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे हम आपको कैसे समझा रहे हैं, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, हमने 10 सेब का उत्पादन किया, उसको बेचा 10 रुपये की दर से 100 रुपये हुआ, ठीक है, 100 रुपये मेरा हुआ। अब इस 10 सेब के उत्पादन में मान के चलिए कि सेब का उत्पादन सही नहीं रहेगा, मान लेते हैं कि पेन का उत्पादन किया, 10 पेन का उत्पादन किया, 10 रुपये की दर से 100 रुपये हमें अर्जित हुआ। अब इस 10 पेन जो उत्पादन किया 10 रुपये में 100 रुपये हुआ, तब जब उत्पादन करने के बाद इसके जो पेन बनाने की जो मशीन है, इसमें कुछ मशीन में कुछ खराबी हुआ होगा, कुछ मशीन का मूल्यह्रास हुआ होगा, मान लेते 10 रुपये का मूल्यह्रास हुआ तो 90 रुपये हो गया। तो टोटल जीएसडीपी जो टोटल जो ये हो 90 रुपये जो है ये एनएसडीपी हो गया। मूल्यह्रास, जो मूल्यह्रास होता है, मतलब जब जीएसडीपी में माइनस कर देते हैं मूल्यह्रास को, सीधे शब्दों में अगर एग्जाम में पूछेगा तो जब जीएसडीपी में माइनस कर देते हैं मूल्यह्रास को तो वो एनएसडीपी हो जाता है, वो एनएसडीपी हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। वर्तमान मूल्य में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 2011-12 से 2023-24 तक के लिए बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े तालिका 1.1 में प्रस्तुत हैं, जो कि अभी हम देखेंगे। ये आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए अनुमानों की नई श्रृंखला के हैं, जिसके लिए आधार वर्ष 2011-12 का उपयोग किया गया है। वर्ष 2023-24 के आंकड़े त्वरित अनुमान और 2022-23 के आंकड़े अनंतिम अनुमान हैं।
अनुमान के आंकड़ों में 1 से 2 वर्ष की अवधि में संशोधन हो सकता है। वर्ष 2021-22 तक के लिए अंतिम आंकड़े उपलब्ध हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में हाल के वर्षों के लिए वास्तविक आंकड़ों के साथ साथ त्वरित और अंतिम आंकड़ों का भी उपयोग रुझानों और आर्थिक गतिविधियों में बदलावों के विश्लेषण के लिए किया गया है। बिहार के लिए वर्तमान मूल्य पर 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 2018-19 से 2023-24 तक के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद के विभिन्न घटकों के लिए अतिरिक्त आंकड़े इस अध्याय के परिशिष्ट में दिए गए। देखते हैं हम लोग क्या करा है। देखिए ये देखिए तालिका जो है हमारा 1 पॉइंट बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद यानी NSDP देखिए क्या है। 2011-12 में वर्तमान मूल्य पर 2.47 यानी 2,47,144 करोड़ रुपए और वही स्थिर मूल्य पर भी हो गया। वर्तमान मूल्य पर ये सेम रहेगा वर्तमान मूल्य क्योंकि 2011-12 की आधार वर्ष माना गया इसीलिए 2011-12 में। तो ये देखिए और निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2,28,497 था। 2 लाख हमको देखना है ट्रेंड बढ़ रहा है कि नहीं, घट रहा है कि नहीं, लगातार बढ़ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2011-12 से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में लगातार वृद्धि हो रही है या निवल राज्य घरेलू उत्पाद में लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये देखना है। देखिए बढ़ा है बढ़ा है बढ़ा है इसको कैलकुलेट बढ़ा है, इससे बढ़ा है, इससे बढ़ा है, इससे बढ़ा है, यहाँ भी 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 बढ़ा है, बढ़ा है बढ़ा है बढ़ा है बढ़ा है। ये देखिए बढ़ा है, सब बढ़ा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं कोरोना के टाइम पे। देखिए मेन तो वही है। कोरोना के टाइम पे चलते हैं, इस 4 साल के आंकड़े को देखते हैं। बढ़ा है बढ़ा है बढ़ा है बढ़ा है बढ़ा है बढ़ा है। ये देखिए यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए घट गया है। तो लगातार नहीं बढ़ा है। 2020-21 में जो है ये घट गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद घट गया है। इस चीज़ को याद रखना है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में घट गया है। 2021-22 में फिर बढ़ा है, 2022-23 में बढ़ा है, 23-24 में बढ़ा है। इस चीज़ को याद रख लेना है। अब हमको इम्पोर्टेंट आंकड़ा यहाँ पे ये वाला याद रखना है। ये देखिए लिख दे रहा हूँ। 2023-24 में कुल जो GSDP है वो 8,54,429 है और स्थिर मूल्य पर यानी 2011-12 के स्थिर मूल्य पर ये हो जाता है 4,64,540 रुपये और ये हो जाता है हमारा GSDP। इसको हम लोग अगर पेन के कलर को चेंज कर लें, ये हो जाता है GSDP। अब NSDP पर चलते हैं। NSDP पर चलते हैं तो 7,71,435 हो गया है हमारा 2023-24 में और 2011-12 में हो गया है हमारा 4,11,359 रुपये। वृद्धि कितना हुआ है? वृद्धि की बात करें तो औसत चक्रवर्ती वार्षिक हम लोग को इसको अभी ध्यान में रखना क्योंकि हम लोगों ने इसको जो है पढ़ लिया है कि 14.5% बढ़ा है ये, है ना। ये 14.5% बढ़ा है। ये 9.2% बढ़ा है। ये 9.2% बढ़ा है। ये वाला कहाँ गया यार पेन? 9.2% बढ़ा है ये। तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब यहाँ देखिए क्या लिखा गया है। इस रिपोर्ट को तैयार करते समय सबसे हाल के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8,54,429, इतना बार बोल दे रहा हूँ कि याद हो जाना आप लोगों को, और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 4,64,540 करोड़ रुपये अनुमानित है। वर्ष 2011-12 से 2023-24 तक वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि दर 10.9% रही है। वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की औसत क्या लिखा हुआ देखिए, जो नेट जीएसडीपी बढ़ा है वो 10.9% बढ़ा है, 10.9% बढ़ा है। ठीक है, अगर जीएसडीपी पूछे कितना बढ़ा है तो 14.5% बढ़ा है। ठीक है, अगर एनएसडीपी पूछे कितना बढ़ा है नेट निवल, तो वो 10.9% बढ़ा है। यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ये सब याद कर, ये वाला डेटा और ये वाला डेटा कोई याद नहीं करता। तो एनएसडीपी जो है वो 10.9% बढ़ा है, इस चीज़ को याद रख लेना। मुद्रास्फीति को समायोजित करने पर स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य का मतलब मुद्रास्फीति को समायोजित करके, मैंने पिछले लेक्चर में बताया आपको, सकल राज्य घरेलू उत्पाद 5.4% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। इस प्रकार इस अवधि में निवल राज्य घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर 10.7% और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 5% रहा है। टोटल हो गया औसत वार्षिक वृद्धि दर जो कि 10.7% रहा है और स्थिर मूल्य पर 5% रहा है। वर्ष 2012-13 से 2023-24 तक के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वर्तमान मूल्य और 2011-12 के स्थिर मूल्य दोनों पर साल दर साल प्रतिशत वृद्धि और उपयुक्त रैखिक रुझान को चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है। वर्ष 2021-22 के अंग्रेजों के वी अक्षर में उभरने के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था आगे के 2 अंकों में वृद्धि दर के साथ विस्तार जारी रखा हुआ है। देखिए वी जैसे वी से बढ़ता है, के आकार का अर्थव्यवस्था होता है, यू आकार का अर्थव्यवस्था होता है ना, जेड आकार का होता है, तो जेड शेप का होता है। तो इस सब को हम लोग आगे देखेंगे इकोनॉमिक्स में। ये देखिए, ये वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि वर्तमान मूल्य पर है 15%, फिर 10%, फिर नीचे आ गया, फिर बढ़ा, फिर देखिए यहाँ पे वी आकार का रिकवरी हो रहा है, ऐसे हो रहा है इस तरह से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा लोग को पढ़ना नहीं। अब आगे यहाँ देखिए, भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में साल दर साल हुए प्रतिशत परिवर्तन तालिका 1.2 में प्रस्तुत है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में गत वर्ष की अपेक्षा 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर 14.5% और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 9.2% की वृद्धि हुई। इतना बार बोल दे रहा हूँ कि याद हो जाना चाहिए आपको। अनुमान ऐसा दिखता है कि अनेक अवसरों पर वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य दोनों लिहाज से बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर संपूर्ण भारत के सकल घरेलू अनुपात से अधिक रही है। वर्ष 2011-12 से 2023-24 के बीच वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 10.9% की वार्षिक वृद्धि दर बढ़ा, जो संपूर्ण भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 10.7% वार्षिक वृद्धि दर से कुछ अधिक है। तो जो वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है, जो कि मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पे लोग नहीं याद करते हैं इसको, वो 10.9% की दर से बढ़ा। जहाँ पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद आ जाए, ऑप्शन रहेगा कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सकल राज्य जहाँ पे सकल देख लेना है, सकल को जहाँ पे देखे कि घटा देना है 10.9% घरेलू सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 10.9% का कैसे याद रखना है। अच्छा, किसी का शकल देखे यार मूड खराब हो गया तो हमने उसको जाओ यार कम पैसा दिया, ऐसा कैसे याद रखना, तो कम वृद्धि हुआ तो 10.9% का वृद्धि हुआ। लेकिन अगर जीएसडीपी की बात करें, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर संपूर्ण भारत के घरेलू उत्पाद और वर्तमान में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है ये 10.9% की दर से बढ़ा है। जहां बढ़ने की बात बोले, सकल राज्य घरेलू उत्पाद बढ़ने की बात बोले 10.9% की वृद्धि से बढ़ा है और बिहार का 10.7% की वृद्धि से बढ़ा है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। वर्ष 2022-23 के अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि संपूर्ण भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 1.1% अंक अधिक रहने का अनुमान है और वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर पर भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2.8% अंक वृद्धि अधिक रहने का अनुमान है। वर्ष 2023-24 के त्वरित अनुमानों के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान मूल्य पर 4.9% अंक और अधिक और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 1% अधिक होने का अनुमान है।
यहाँ पे ये चार्ट दिया हुआ है वर्तमान मूल्य पर। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बस। वर्तमान मूल्य पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद रहा 2023-24 में 9.6%, तो वहीं बिहार का सकल घरेलू उत्पाद रहा 14.5%। और स्थिर मूल्य पर जहां भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2023-24 में 8.2% रहा, वहीं बिहार का 9.2% रहा। ये डेटा हमको बस याद रखना है कि बड़ा है, बिहार भारत से ज़्यादा है। आगे चलते हैं। देश के चुनिंदा राज्यों के लिए 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 2021-22 से 2023-24 के लिए सकल राज्यगत मूल्यवर्धन यानी जीएसवी और सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रवार वृद्धि दरों की तुलना 1.3 में प्रस्तुत किया गया है। जीएसवी का मतलब होता है कि सकल राज्यगत मूल्यवर्धन, यानी कि कोष क्षेत्र का कितना योगदान है। बिहार में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में तेज गति से विस्तार हुआ है, जो राज्य को देश की सबसे तेजी से बढ़ती राज्यों के बीच स्थापित करता है। स्थिर मूल्य पर 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.2% अनुमानित है, जो राज्य की तेज दर विकास दर पर विकसित राज्यों में शुमार करती है। वहीं 2023-24 में अर्थव्यवस्था के सकल मूल्यवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर बिहार में 10.8% रहने का अनुमान है, जो इस क्षेत्र में देश की सबसे तेज वृद्धि वाले राज्यों की वृद्धि दरों में शामिल करता है। बिहार का हम लोग देख लेते हैं। बिहार का हम लोग खाली देखना है। आंध्र प्रदेश के बाद बिहार दूसरे नंबर पर आता है, इस चीज़ को हमको याद रख लेना है। प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि रहा 2023-24 में 5.7% का त्वरित अनुमान है, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र में 8.2% का अनुमान है, और तृतीय क्षेत्र में 10.8% का अनुमान है, और सकल राज्य मूल्यवर्धन में 9.2% का अनुमान है, और सकल राज्य उत्पाद में 9.2। तो मतलब तृतीय क्षेत्र में यहाँ पे देखना है, तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हो रहा है, फिर द्वितीय क्षेत्र में, फिर प्राथमिक क्षेत्र में। बस यही याद रखना, और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। अब बिहार की अर्थव्यवस्था की एक संरचना देखते हैं हम लोग। किसी राज्य में किसी खास अवधि में आर्थिक गतिविधियों के आकार का अनुमान उन आर्थिक गतिविधियों से हुए सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए को मापकर किया जाता है। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन राज्य की अर्थव्यवस्था में हुए समग्र मूल्यवर्धन को दर्शाता है, जिसकी गणना किसी उत्पाद के लिए कुल मूल्य में उसके उत्पादन पर हुए मध्यवर्ती लागतों को घटाकर किया जाता है। तो जीवीए क्या होता है, यहाँ पे देखिए इन्होंने विस्तार से भी कह दिया है। जीवीए क्या होता है, देखिए किसी उत्पाद के कुल मूल्य में से उसको उत्पादन पर हुए मध्यवर्ती लागतों को अगर घटा दे तो वो जीवीए हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पेन को हमको बनाने में 10 रुपये लगता है, लेकिन मध्यवर्ती लागतों में जैसे कि पेन का जैसे कि प्लास्टिक हो गया, रिफिल हो गया, इंक हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, और मजदूरी हो गया, मशीन का कॉस्ट हो गया, बिजली हो गया, ये सब चीज़ों को घटा दे, मध्यवर्ती लागतों को उन्हें 5 रुपये घटा दिए, तो मैं 5 रुपये का हमें वो पड़ा, तो ये 5 रुपये जो है उसी को हम लोग कहते हैं जीवीए कहेंगे। तो जीवीए का मतलब होता है कि किसी उत्पाद के कुल मूल्य में से उसके उत्पादन पर हुए मध्यवर्ती लागतों को घटाना। तालिका 1.4 में बिहार के 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 2019-20 से 2023-24 तक के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन की क्षेत्रगत संरचना प्रस्तुत है। बस 2023-24 के आंकड़े त्वरित अनुमान है, जबकि 2022-23 के आंकड़े अंतिम अनुमान है। आगे चलते हैं हम लोग। बिहार में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 2019-20 और 2023-24 के लिए सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का हिस्सा चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है। इस दौरान सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा घटने का अनुमान है, जो 2019-20 के 61% से कम होकर 2023-24 में 59% रह गया है। तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा जो है 2019-20 में 61% था, जो कि 2023-24 में 59% हो गया, याद रख लेना है। 2019-20 से 2023-24 में तृतीय क्षेत्र का जो कुल हिस्सा है वो 59% के आसपास रह गया है। इस कमी के बावजूद राज्य में आर्थिक गतिविधियों के जरिए मूल्यवर्धन में सबसे महत्वपूर्ण योगदानदाता बना हुआ है। इसके विपरीत द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 19% से बढ़कर 21% हो जाने का अनुमान है, जो कि हम लोग पढ़े थे 21.5%, ये 58.7% ऐसा था।
वहीं राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 2019-20 के 2023-24 में 20% पर अपरिवर्तित रहा, 19.9% जो पर देखिए चार्ट है। 2019-20 में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना था? 61% था। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था? 20% था। द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना था? 19% था। अब देखिए यहाँ पे डेटा चेंज हो गया। 2019-20 में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कम था प्राथमिक क्षेत्र से, तो 2019-20 में तृतीय क्षेत्र पहले आता था, उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र आता था, फिर द्वितीय क्षेत्र आता था। अब देखिए खेला क्या चेंज हो गया 2023-24 में। पहले तृतीय क्षेत्र आता है, फिर द्वितीय क्षेत्र आता है, फिर प्राथमिक क्षेत्र आता है। तो यहाँ पे ये याद रखना है बस इस पाई चार्ट में। आगे चलते हैं। तृतीय क्षेत्र में व्यापार और मरम्मत सेवाओं पर 2023-24 में राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में 14.8% का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान होने का अनुमान है। इसके बाद 10.2% योगदान के साथ परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण सेवाओं का और 9.5% का योगदान स्थावर संपदा, आवास, स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाओं का स्थान रहा है। राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में पथ परिवहन 2023-24 में 5.4% हिस्सा होने का अनुमान है। साथ ही राज्यगत मूल्यवर्धन में वित्तीय सेवाओं का योगदान 4.6% होने का अनुमान है। तो तृतीय क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो व्यापार और मरम्मत सेवाओं को हुआ है। तृतीय क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा योगदान व्यापार और मरम्मत सेवाओं पर हुआ है, 14.8% का यहाँ से याद रखना है। द्वितीय क्षेत्र के अंदर विनिर्माण का योगदान 2023-24 के लिए राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में 7.6% हिस्सा रहा है। वहीं विनिर्माण से संबंधित निर्माण सेवाओं का सकल राज्य मूल्यवर्धन में 11.3% का योगदान रहा है। तो निर्माण से ज़्यादा विनिर्माण का योगदान रहा है, निर्माण से ज़्यादा विनिर्माण का योगदान रहा है, इस चीज़ को याद रख लेना है। वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवाओं में आर्थिक गतिविधियों का 2.7% हिस्सा होना अनुमानित है। वहीं प्राथमिक क्षेत्र में फसल और पशुधन क्षेत्र राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में 2 बड़े योगदान करता है, जिसमें से फसल में 9.9% और पशुधन में 6.3% योगदान अनुमानित है। यहाँ देखिए पूरा डेटा चार्ट दिया हुआ है, किसका कितना योगदान रहा है। देखिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है। विनिर्माण प्राथमिक क्षेत्र में आता है, याद रख लेना है। क्वेश्चन दे देगा कि मैचिंग करने के लिए दे देगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र लिख देगा। जैसे इधर लिख दिया प्राथमिक क्षेत्र, इधर लिख दिया द्वितीय क्षेत्र और इधर लिख दिया तृतीय क्षेत्र, तो तृतीय क्षेत्र इधर लिख दिया और यहाँ पे दे देगा और बोलेगा मैचिंग करिए। कैसे मैचिंग? तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? विनिर्माण आता है, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं आती हैं और निर्माण का कार्य भी आता है प्राथमिक क्षेत्र में। विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं, विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं, और माफ करिएगा मैं गलत बोल, द्वितीय क्षेत्र में आता है। विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवाएं और निर्माण, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आता है। माफ कीजिएगा मैं प्राथमिक क्षेत्र में बोल दिया, मेरा ध्यान कहीं और चला गया। ठीक है, विनिर्माण प्राथमिक क्षेत्र में देखिए क्या क्या आता है। कृषि, वानिकी और मत्स्यिकी, फसल, पशुधन जो कि सबको पता होगा, वानिकी और सिल्ली निर्माण। सिल्ली निर्माण जो है याद रख लेना, अगर सिल्ली निर्माण दे दिया तो हम लोग कन्फ्यूज, अगर निर्माण है तो द्वितीय क्षेत्र में आएगा, नहीं, सिल्ली निर्माण अगर दे दिया तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, इस चीज़ को याद रख लेना है। मत्स्य एवं जल कृषि, खनन एवं उत्खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, याद रख लेना है। खनन एवं उत्खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, इस चीज़ को याद रख लेना है। खनन एवं उत्खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, इस चीज़ को याद रख लेना है। खनन एवं उत्खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, इस चीज़ को याद रख लेना है। खनन एवं उत्खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, इस चीज़ को याद रख लेना है। खनन एवं उत्खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, इस चीज़ को याद रख लेना है। खनन एवं उत्खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, इस चीज़ को याद रख लेना है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, फसल, पशुधन सबको याद रहेगा, वानिकी सबको याद रहेगा। सिल्ली निर्माण गोल घेरा लगा दे रहा हूँ, सिल्ली निर्माण प्राथमिक क्षेत्र में, और खनन एवं उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। खनन एवं उत्खनन और सिल्ली निर्माण प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण आएगा, निर्माण आएगा, उपयोगी सेवाएं द्वितीय क्षेत्र में आएगा। निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, ये सब जो आएगा ये आएगा द्वितीय क्षेत्र में, ये सब आएगा द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आएगा आप लोगों को पता होगा, लीजिए। तृतीय क्षेत्र में जैसे आएगा व्यापार हो गया, मरम्मत हो गया, होटल एवं जलपानगिरी, व्यापार और मरम्मत सेवाएं, होटल एवं जलपानगिरी, परिवहन, भंडारण,
भंडारण भी तृतीय क्षेत्र में आएगा, याद रख लेना है। भंडारण भी संचार और प्रसारण सेवाएं, रेलवे, पथ परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, परिवहन के समकक्ष सेवाएं, भंडारण, संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर संपदा, लोक प्रशासन, ये सब आएगा तृतीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में एक प्राथमिक क्षेत्र में एक तो सिल्ली निर्माण, जो कि मैंने बताया आपको, कन्फ्यूजन होगा तो उसमें देख लेना है आप लोगों को, और खनन एवं उत्खनन, खनन एवं उत्खनन ये आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में, उत्खनन। द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा? तो द्वितीय क्षेत्र में आपका जहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, निर्माण एवं विनिर्माण आएगा, जहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में हम लोग को जहाँ कन्फ्यूजन होगा भंडारण में। तो भंडारण जो है वो तृतीय क्षेत्र में आता है, भंडारण जो है वो तृतीय क्षेत्र में आता है, इस चीज़ को याद रख लेना है, ठीक है। भंडारण जो है तृतीय क्षेत्र में आता है, बाकी सेवाएं हुआएं तो तृतीय क्षेत्र में सबको पता होता है। प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अब चलते हैं। देखिए क्या है, बिहार के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद और भारत के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद दोनों के वर्तमान मूल्य पर 2011-12 के स्थिर मूल्य पर आंकड़े तालिका 1.5 में प्रस्तुत है। वहीं चार्ट 1.3 में इन्हें मूल स्तरों पर बिहार के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद दर्शाया गया है। वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के 23,525 रुपये से बढ़कर 2023-24 में 66,828 रुपये हो गया। कितना हो गया? 66,828 रुपये हो गया है। वहीं 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति 36,333 रुपये हो गया है। वर्ष 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति सकल राज्य उत्पाद गत वर्ष में वर्तमान मूल्य पर 12.8%, 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 7.6% बढ़ा है। वहीं 2023-24 में भारत के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 1,84,205 रुपये और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 1,06,744 रुपये अनुमानित है। वर्ष 2011-12 से 23-24 के बीच वर्तमान मूल्य पर बिहार के प्रति व्यक्ति सकल राज्य उत्पाद 9.1% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। इसके विपरीत स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि 3.7% रही है। कोविड-19 महामारी के कारण 2020-21 में आर्थिक संकुचन के बाद से वर्तमान मूल्य पर बिहार के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें लगातार 2 अंकों में रही हैं। वर्ष 2021-22 से 12.4%, 2022-23 में 13.6%, 2023-24 में, तो यहाँ इंपॉर्टेंट रखना है कि 2021-22 में आर्थिक संकुचन के बाद वर्तमान मूल्य पर बिहार का जो प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद है हमेशा 2 अंकों में रहा है, मतलब 12.4%, 13.6%, 12.8% ऐसे करके रहा है। वहीं 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2022-23 में 8.2%, 2023-24 में 7.6% की दर से बढ़ा है। ये लिखा हुआ है कि क्या क्या अनुमान है, हमको मेन बात यहाँ रखना है। त्वरित अनुमान है 66,828 और 36,333। ये देखिए, जूम करके देखिए, 66,828 और 36,333 देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। आगे चलिए, अभी यहाँ पर देखिए, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 1,84,205 है वर्तमान मूल्य पर, आधार मूल्य पर 66,828 रुपये है। इसको हम लोग को नहीं देखना है, ये नहीं पूछेगा, यहीं पे 1,84,205 और 66,828, ये है 66,828। भारत में है 1,84,205, ठीक है, भारत में है 1,84,205 और बिहार में है 66,828। तो कितना कम है ये देख लीजिए। मतलब भारत में प्रति व्यक्ति जो आय है वो 1,84,205 रुपये है औसत, और बिहार में कितना है तो 66,828 रुपये। कितना गरीब राज्य है बिहार, यहीं से पता लगा लीजिए आप।
देश के चुनिंदा बड़े राज्यों के लिए 2011-12 की स्थिर मूल्य पर 2011-12 से 2023-24 के लिए प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद का त्रिवर्षीय औसत तालिका 106 में प्रस्तुत है। इनमें 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद भी शामिल है। बस 2023-24 के लिए बिहार की प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 32,174 रुपये अनुमानित है, जो संपूर्ण भारत की औसत प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद का 30.1% है। बड़े राज्यों के बीच सर्वाधिक 1,86,038 रुपये प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कर्नाटक के लिए दर्ज हुआ है। सर्वाधिक कर्नाटक में प्रति व्यक्ति निवल राज्य। बिहार के लिए प्रति व्यक्ति निवल राज्य है 32,134। बिहार के लिए यही क्वेश्चन पूछा था। बिहार के लिए प्रति व्यक्ति निवल आय है 32,134 रुपये। निवल आय, नेट आय। निवल आय का मतलब होता है कि जो टैक्स वैक्स है उस सबको खत्म देने के बाद जो होता है उसके बाद जो बचता है उसको कहते हैं प्रति व्यक्ति निवल आय। तो प्रति व्यक्ति निवल आय जो है वो बिहार में कितना है, तो ऐसे तो आय है 66,828 रुपये और स्थिर मूल्य पर है 36,333 रुपये। लेकिन अगर निवल आय की बात करें तो 32,174 रुपये है। इसको याद रख लेना है, 32,174 रुपये जो है बिहार का निवल आय है प्रति व्यक्ति। और बड़े राज्यों में सबसे ज़्यादा किसका? कर्नाटक का है, उसके बाद हरियाणा का है, उसके बाद तेलंगाना का है। और वर्ष 2023-24 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद गत वर्ष 7.6% बढ़ा है। इसके कारण देश के सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है। ये देखिए, प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद का त्रिवर्षीय औसत बिहार यहाँ पे रहा 32,134 रुपये, 74 रुपये। ये आंध्र प्रदेश में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, हरियाणा में देखिए, झारखंड में देखिए। झारखंड में भी ज़्यादा है। बताइए अब आप। कर्नाटक में देखिए, केरल में देखिए, अभी तक कोई राज्य बिहार से आगे पीछे मिला नहीं। मध्य प्रदेश में देखिए 32,174 बिहार का है, 32,174। दुगना तो झारखंड का है। महाराष्ट्र का देखिए, उड़ीसा का देखिए, पंजाब का देखिए, राजस्थान का देखिए, तमिलनाडु का देखिए, तेलंगाना का देखिए, उत्तर प्रदेश भी देखिए 50,875 पे। पश्चिम बंगाल को भी देखिए इतना है, 70। बिहार का है 32,174, ऐसा ही कुछ है ना, 32,174 रुपये। बताइए, ये हाल है हमारे बिहार का। सकल स्थिर पूंजी निर्माण में चलते हैं। सकल स्थिर पूंजी निर्माण का आशय किसी राज्य के निवल मूल्यवर्धन का उस हिस्से से है जो किसी वर्ष में उपभोग में आने के बजाय निवेशित होता है। मतलब सकल स्थिर पूंजी निर्माण का मतलब ये होता है कि हम उस पैसे का उपभोग नहीं कर रहे हैं, उसको हम निवेश कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इनकम है 100 रुपये, 100 रुपये में से अगर हम 50 रुपये का निवेश कर दे रहे हैं तो यही 50 रुपये जो है सकल स्थिर पूंजी निर्माण हो गया। तो जितने पैसे का मैं निवेश करता हूँ वही कहलाता है सकल स्थिर पूंजी निर्माण। ठीक है। तालिका 1.7 में बिहार के लिए वर्तमान मूल्य पर 2019-20 से 2023-24 के लिए सकल स्थिर पूंजी निर्माण और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में उसका हिस्सा दर्शाया गया है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण के आंकड़े 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान है, जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए 2022-23 के आंकड़े अनंतिम अनुमान है। 2023-24 के आंकड़े त्वरित अनुमान, साथ ही 4.4 में उसी अवधि में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के तौर पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण का हिस्सा दर्शाया गया है। वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल स्थिर पूंजी निर्माण 2019-20 के 9,346 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 38,986 करोड़ रुपए हो गया है। तो सकल स्थिर पूंजी निर्माण 2023-24 में 38,986 करोड़ रुपए हो गया है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण 38,986 करोड़ रुपए हो गया है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण 38,986 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं वर्तमान मूल्य पर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में
सकल स्थिर पूंजी निर्माण भी काफ़ी बढ़ा है और 2019-20 के 1.6% से बढ़कर 2023-24 में 4.6% हो गया है। उल्लेखनीय है कि 2020-21 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण में गत वर्ष में 86.3% का महत्वपूर्ण उछाल आया है। वर्ष 2020-21 में 24.1% और 2022-23 में 24% की वृद्धि के साथ यह आंकड़ा लगातार बढ़ा है। वर्ष 2023-24 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 45.5% की वृद्धि हुई है। बस सीधा समझ लेना है कि सकल स्थिर पूंजी निर्माण जो है 2023-24 में कितना रहा है, तो 38,986 करोड़ रुपए रहा है। यही दिया हुआ 38,986 करोड़ रुपए। अब सकल राज्य मूल्यवर्धन और रोजगार, सकल राज्यगत मूल्यवर्धन और रोजगार में क्षेत्रवार हिस्सा स्थिर मूल्यवर्धन। बिहार और भारत के लिए सकल मूल्यवर्धन के क्षेत्रवार विवरण और कार्यशक्ति सहभागिता दरों को की 2017-18 और 2023-24 की तुलना चार्ट 1.5 और तालिका 1.8 में दर्शाई गई है। बिहार और भारत दोनों ही में प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार में सबसे बड़ा हिस्सा रहा है, लेकिन सकल मूल्यवर्धन में सबसे कम योगदान रहा है। सकल मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र का हिस्सा पिछले कुछ वर्षों के दौरान कम रहा है। हालांकि बिहार और भारत में इस क्षेत्र के योगदान के पैटर्न में भिन्नता दिखती है। वर्ष 2023-24 में सकल मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का राष्ट्रीय स्तर पर 16.6% और बिहार में 2023-24 में सकल मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का राष्ट्रीय स्तर पर 16.6%, जबकि बिहार में 19.9% योगदान रहा है। वहीं इस वर्ष सकल मूल्यवर्धन में द्वितीय क्षेत्र का योगदान भारत के स्तर पर 28.7%, जबकि बिहार के स्तर पर 21.5% रहा है। सकल मूल्यवर्धन में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 2017-18 से 2023-24 के बीच 1.4% अंक बढ़ा है, जो राष्ट्रीय स्तर पर उसकी वृद्धि की अपेक्षा 0.1% अंक अधिक है। वहीं 2023-24 में सकल मूल्यवर्धन में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 58.6% रहा है और संपूर्ण भारत में 54.6% का योगदान रहा है। तो यहाँ पे देखना ये है कि प्राथमिक क्षेत्र में भी बिहार में भारत से ज़्यादा योगदान किया है, तृतीय क्षेत्र ने भी बिहार में भारत से ज़्यादा योगदान किया है, लेकिन जो द्वितीय क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र में जो है वो बिहार जो है वो कम योगदान करता है भारत की तुलना में। भारत में 28.7% का योगदान है, तो बिहार में 21.5% का योगदान है। उसी को चार्ट में दिखाया गया है कि 21.6%, 20% और 58 2017-18 में था, फिर बिहार में, फिर भारत में, फिर रोजगार का हिस्सा इस तरह से दिया हुआ है। तो ये डेटा हुआ है। और यहाँ पे मूल्यवर्धन में हिस्सा देखते हैं 2023-24 में, तो ये देखिए ये है 19.9, 21.5, 58.6% और भारत में 16.6, 28.7, 54.7। तो यहाँ देखिए अंतर यहाँ पे है, बाकी ये तो बढ़ा ही है, ये बढ़ा ही है। अंतर दिखाते हैं आपको, ये देखिए 19.9, 19.7 ये वाला, ठीक है। अब देखिए 21.5, 28.7, 58.6, 54.6। द्वितीय क्षेत्र याद रख लेना है, बाकी ये दोनों तो बढ़ा ही, तो हम लोग को पता ही है। और रोजगार में हिस्सा देख लीजिए, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, भारत में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, सॉरी तृतीय क्षेत्र, ये हो गया तृतीय क्षेत्र ना, तृतीय क्षेत्र, ये हो गया द्वितीय क्षेत्र, ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र। नहीं माफ करिएगा, गलत बोल रहा हूँ मैं, पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया है, लेक्चर लंबा हो गया इसीलिए लग रहा है। प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार में योगदान 54.2% है बिहार में, भारत में 46.3%। द्वितीय क्षेत्र का रोजगार में योगदान 23.6, यहाँ पे 24% है। और तृतीय क्षेत्र का रोजगार योगदान कम है बिहार में, ठीक है। तो रोजगार में योगदान प्राथमिक क्षेत्र का बिहार में ज़्यादा है, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का भारत की तुलना में कम ही है। इस चीज़ को याद रख लेना है, भारत की तुलना में कम ही है। इसको पढ़ते हैं और लेक्चर को खत्म करते हैं। इस तालिका 1.8 में बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यशक्ति सहभागिता का पैटर्न भी प्रस्तुत है। बिहार में आधा से अधिक कार्यशक्ति प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में लगी है, ठीक है ना। बिहार में आधा से अधिक कार्यशक्ति प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में लगी है, इस चीज़ को याद रखना, जिसमें कृषि, पशुधन और मत्स्यिकी शामिल है। वर्ष
2017-18 से 2023-24 तक प्राथमिक क्षेत्र में कार्यशक्ति की भागीदारी बिहार और संपूर्ण भारत दोनों स्तर पर बढ़ी है। हालांकि बिहार में यह वृद्धि अधिक स्पष्ट है, जहां कुल कार्यशक्ति सहभागिता में इस क्षेत्र का हिस्सा 2017-18 के 45.2% से बढ़कर 2023-24 में 54.2% हो गया है। इसके विपरीत संपूर्ण भारत में इसका हिस्सा इस अवधि में 44.6% से बढ़कर 46.3% हो गया है। वहीं कार्यशक्ति सहभागिता में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा घटा है। बस 2023-24 के अंत में बिहार में कार्यशक्ति सहभागिता में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 23.6% और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 22.2% रहा है। ठीक है, कार्य सहभागिता में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा घटा है। 2023-24 के अंत में बिहार में कार्यशक्ति सहभागिता में द्वितीयक क्षेत्र 23.6% और तृतीयक क्षेत्र का 22.2% का योगदान रहा है। फिर से देखिए आ गया प्राथमिक क्षेत्र में, हम रिपीट करते चले, इंपॉर्टेंट पूछेगा देखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्यिकी, खनन और उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण आता है, निर्माण आता है, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य विद्युत जो भी जनोपयोगी सेवाएं हैं, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में देखिए क्या क्या आता है। तृतीय क्षेत्र में जो है आता है व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपानगिरी, परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं, और वित्तीय, स्थावर संपदाएं एवं पेशेवर सेवाएं, और लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं आता है। तो ये आता है तृतीय क्षेत्र में। मूल्य और मुद्रास्फीति में चलते हैं। क्या है मूल्य में परिवर्तन की खपत, बचत और निवेश सहित आर्थिक गतिविधियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन NCSO उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के जरिए कीमतों में वृद्धि पर नजर रखता है। केंद्रीय संगठन संपूर्ण भारत के स्तर पर अलग अलग राज्यों के लिए आंकड़े उपलब्ध कराता है और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए भी नियमित अंतराल पर सकल पर मूल्य सूचकांक प्रकाशित करता है। एक खास अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि को मुद्रास्फीति दर कहा जाता है। मतलब एक खास अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति की दर कहा जाता है। ठीक है, तालिका 1.9 में सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक के लिए राज्यवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और इस अवधि में मूल्य सूचकांक में साल दर साल प्रतिशत परिवर्तन प्रस्तुत किया गया। बिहार में कीमतों में साल दर साल प्रतिशत परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्रों में 7.6% और शहरी क्षेत्रों में 7.1% था, जिससे राज्य में इस अवधि में समान कीमतों में समग्र वृद्धि 7.5% रही। वहीं आधार वर्ष 2012 के मूल्य की तुलना करने पर सितंबर में बिहार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अनेक राज्यों से कम था। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बिहार में अनेक राज्यों में कम था। चार्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। क्षेत्रीय विषमता आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी कल करते हैं। ठीक है, कल आगे दूसरे लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।